प्रिय मेहमानों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय में नागरिक शास्त्र के अंदर पाठ 1 में ही दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। आपकी किताब में कुछ चित्र दिए गए हैं, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस तरह से एक अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उसका नुकसान होता है। जैसा कि हम चित्रकथा जो आप देखेंगे अपनी किताब में, उसमें बाकायदा एक चित्र दिया गया किस प्रकार से दो भिन्न समूहों के बीच संवाद हो रहा है। उससे ये पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। यानी अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे, निरंकुशता का मतलब दबदबा, पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण काम है कि कोई भी जो सबल व्यक्ति है वह असबल व्यक्ति के ऊपर अपना दबाव या अपना दबदबा न बना सके। ऐसा संविधान नियम बनाता है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसमें अंतर सामुदायिक वर्चस्व जिसे कहते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि संविधान हमें समानता किस प्रकार से दे रहा है कि जो सबल व्यक्ति है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास धन संपदा से जो है जो लोग परिपूर्ण हैं, उन लोगों के ऊपर कमांड करता है कि आप जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं उनके ऊपर आप जो है दबदबा मत बना सकें। दूसरा सवाल यह था कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। हम खुद को अपने आप से बचा सके। यह बात सुनने में जरा अजीब लग रही है, लेकिन असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे को या मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद भी करता है। इसे समझने के लिए जो है हम इन नियमों को, इसके मुख्य लक्षणों पर चर्चा करेंगे कि संविधान में हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे हम उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति या पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को भी शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस-नहस कर देगा या बिखेर देगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा संविधान ऐसे नियमों का भी प्रावधान करता है कि हम अपने आप से वो भी बचा सकें। ठीक है, कि जो त्वरित फैसला लिया जाता है वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, इस बात का भी उल्लेख उसमें किया गया है। अब आते हैं इसके लक्षणों पर चर्चा करते हैं। 30वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए
और उनमें से प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और इसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के बस का तो था नहीं। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि इस भारतीय संविधान को निर्धारित करने में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्य की संख्या आप बता सकते हैं 300 लोगों ने क्या किया, इसमें योगदान दिया। और जो इसका प्रस्ताव आया था वह 1946 में गठित हुआ संविधान सभा का प्रस्ताव, जिसमें 300 लोग इसके निर्माण के लिए अपने निर्माण के लिए 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहेंगी, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। अब क्या होता है कि संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय रहते हैं, उनकी ना तो एक भाषा थी, जैसा कि हम आप पहले की कक्षा में पढ़े होंगे, चाहे में विविधता में एकता, और एक धर्म नहीं था, एक जैसी संस्कृति नहीं थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वो किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रहरी गहरा सम्मान दिखाई देता है, या विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन का मतलब गरीबी को हटाना और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी चर्चा की या काफी जोर दिया। हम ऐसे ही आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है, जिसको अभी चर्चा किया जाएगा। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता या सामाजिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपयुक्त सभी विषयों पर हम ध्यान रख करके चर्चा करेंगे। अब इसमें मुख्य लक्षण क्या आता है? पहला है संघवाद। संघवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरलिज्म। इसका मतलब देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। इसका मतलब यह है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकार है, आप सभी जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, यानी हमारे जो शासन का स्तर है 3 भागों में विभाजित है, केंद्र, राज्य और पंचायती स्तर। इसके बारे में आप कक्षा 6 में भी पढ़े होंगे, कक्षा 7 की किताब में अपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा होगा। अब हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए या करनी होगी कि जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे जो मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने पाए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। तो उसके अनुसार जो कैसी व्यवस्था हो, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि लोगों को पूरे अधिकार मिल पाए। मतलब केवल जो केंद्र में मुट्ठी भर लोग बैठे होंगे केवल वही फैसले ना ले पाए पूरे देश के बारे में, पूरी जनता इस फैसले में अपनी सहमति जताए। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों के कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी राज्यों का केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कानून कुछ सूचियां दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है।
संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान में ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा जो लक्षण है वह है संसदीय शासन पद्धति। जो भारतीय संविधान की का लक्षण है वह संसदीय शासन पद्धति। इसके अंतर्गत क्या आता है? संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत सरकार के सभी स्तरों पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब में भी शुरू में आप कांता की कहानी पढ़े होंगी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी रहती है। ठीक है, भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। तो वोट डालने का अधिकार अपने प्रतिनिधियों को चुनने का, कि आप अपनी बात को किस प्रतिनिधि के माध्यम से केंद्र स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है, सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होगी या होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे वह सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। इसमें यह मायने नहीं रखता कि वो बहुत ही सबल हो वही चुनाव लड़ सकता है, जिसके पास जो है पूरी सबलता है, पूरी स्वतंत्रता, पूरी संपन्नता है, केवल वही नहीं, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, पहला है विधायिका, तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका में जो जिस सांसद विधायकों को हम चुनते हैं वह निर्वाचित प्रतिनिधि हमारे द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसके बारे में हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि सरकार किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है और सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होती है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह से तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसे अंग नहीं है जो अपने अधिकार का या शक्ति का क्या करे, दुरुपयोग करे। ऐसा कोई भी इसमें सिस्टम नहीं दिया गया है। सिस्टम ऐसा है कि एक दूसरा पक्ष एक दूसरे पे अंकुश करते हुए अपने कार्य को निष्पक्ष रूप से कर सकता है। अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और अगले टॉपिक लेकर के इसके और मुख्य लक्षण क्या है।